हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अस्थमा। तो अस्थमा कंडीशन क्या है, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो अस्थमा की कंडीशन है वो कंडीशन क्या है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंडीशन है। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रैक है इसको दो भागों में बांटते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है, ये कुछ पार्ट्स आते हैं जैसे साइनस हो गया, नेजल कैविटी हो गई, फेरिंग्स आते हैं, लैरिंग्स आता है। ऐसे ही जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें भी कुछ पार्ट्स आते हैं जैसे ट्रैकिया हो गई, ब्रोंकाई हो गई एंड ब्रोंक्यूल्स हो गया, एल्वुलर डक्ट हो गया एंड एल्वुलाई हो गई। तो जो अस्थमा की कंडीशन है, ये जो कंडीशन क्या करती है, मेनली अफेक्ट करती है क्या, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, मेनली अफेक्ट द लोअर रेस्पिरेटरी एयरवे। उसमें भी क्या, जो मेन पार्ट्स है वो कौन से, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है इसको क्या करती है, ये मेनली इसी को अफेक्ट करती है ये। तो जो अस्थमा की कंडीशन, इसमें आखिर होता क्या है? तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर जो ब्रोंकाई है या जो ब्रोंक्यूल है इसको हमने ऐसे कट किया और ये यहाँ पर हमने इसको क्या जूम इन करके देखा। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मान लीजिए ये क्या हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इस तरह से क्या होता है, ये इस तरह से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर हो, मान लो इसकी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका क्या है, ये एक ल्यूमेन पार्ट हो गया एंड इसकी ये आउटर कवरिंग हो गई, ठीक है। इसी तरह से क्या ये, तो जब पेशेंट क्या, जो नॉर्मल पेशेंट है, ठीक है, यानी कि उसको अस्थमा की कंडीशन नहीं है, तो उसका जो ल्यूमन होगा ना, ल्यूमन वो क्या होगा, नॉर्मल होगा एंड इसमें ना कोई इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होगी एंड जो म्यूकस का प्रोडक्शन होगा वो भी नॉर्मल होगा, और ना ही ये जो ल्यूमेन है वो नैरो होगा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि इसमें क्या है, एयर का अंदर आना और एयर का बाहर जाना मतलब नॉर्मल कंडीशन में होगा, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। बट यदि कोई पर्सन अस्थमा से इन्फेक्टेड हो गया तब क्या होता है, ये जो ल्यूमेन है ना, अभी ये क्या था, नॉर्मल ल्यूमेन था, यानी इसमें एयर बाहर भी आ रही थी अच्छे लंग्स से एंड अंदर भी अच्छे से जा रही थी, यानी कि हम एक्सेल भी कर पा रहे थे और इनहेल भी कर पा रहे थे नॉर्मल कंडीशन में। बट जब अस्थमा की कंडीशन हो जाती है तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ये कैसे हो जाता है, नैरो हो जाता है, इस तरह से नैरो हो जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ये। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये जो ल्यूमेन वाला एरिया है ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ क्या था, नॉर्मल था, बट अब यहाँ क्या होगा, ये ल्यूमेन वाला एरिया था ये कम हो गया। जब एयर क्या, यानी कि ये एरिया कम हो जाएगा तब क्या होगा, एक्सेल करने में और इनहेल करने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, यानी कि सांस को अंदर लेने में और सांस को लंग्स से बाहर निकालने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। तो लंग्स की कंडीशन केवल और केवल यही है कि जो हमारा एयरवे है उसका क्या हो जाना, नैरो हो जाना, जिसकी वजह से क्या, सांस को अंदर आने में एंड सांस को बाहर जाने में क्या डिफिकल्टी होती है। यही कंडीशन बस क्या है, अस्थमा है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे क्या इसकी डेफिनेशन, कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अस्थमा इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ द एयरवे। अस्थमा क्या है, एयरवे यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी क्या एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है या डिसीज़ है, इन विच द एयरवे बिकम इन्फ्लेम्ड, जिसमें क्या होता है, जो एयरवे होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है एंड नैरो, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या नैरो मतलब पतला हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये अभी ऐसा है बट अब इतना पतला हो जाएगा, मतलब जिसमें क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उस पर्सन को सांस लेने में और सांस को बाहर निकालने में दिक्कत होगी यानी डिफिकल्टी होगी, एंड प्रोड्यूस एक्सेस म्यूकस, और जो म्यूकस ग्लैंड है उनसे क्या होगा, जो म्यूकस का प्रोडक्शन होगा वो एक्सेस अमाउंट में होगा यानी कि ज़्यादा मात्रा में होगा, जिसकी वजह से भी क्या होगा, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, एंड मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। जैसा मैंने आपको बताया कि जिसकी वजह से क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी कि इसमें जो एयर है उसको इन यानी कि लंग्स के अंदर आने में एंड आउट मतलब लंग्स से बाहर निकलने में। तो यही कंडीशन क्या होती है, अस्थमा कंडीशन होती है। जब अस्थमा वाली कंडीशन किसी पेशेंट को होती है तो उसमें क्या होता है, कुछ एपिसोड देखने को मिलते हैं, यानी कि आप इन एपिसोड्स की हेल्प से पता कर सकते हैं कि उस पेशेंट को क्या अस्थमा की कंडीशन है। तो क्या एपिसोड्स होते हैं, सबसे पहले क्या, बीजिंग साउंड। बीजिंग साउंड कैसा होता है कि जब आप उस पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखेंगे एंड आप चेक करेंगे उसका साउंड, तो उस पेशेंट में क्या एक सीटी जैसी आवाज़ उसकी लंग्स से आती हुई दिखाई देगी या सुनाई देगी, ठीक है। और क्या, ब्रीथलेसनेस, यानी कि उस पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी, एंड क्या, चेस्ट टाइटनेस, और उस पेशेंट का जो चेस्ट होगा वो कैसा होगा, बहुत ही हैवी फील होगा, उसको लगेगा कि उसी व्यक्ति ने उसके चेस्ट पे कुछ बहुत ही भारी सा रख दिया है। एंड कफ, और उस पेशेंट को कफ की कंडीशन देखने को मिलेगी, कब, स्पेशली एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, यानी कि नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में उस पेशेंट को कफ की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये जो एपिसोड्स हैं
उस पेशेंट में क्या रिकरेंट होंगे, यानी कि बार बार वो कंडीशन होती रहेगी। तब आप क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। यदि ये एपिसोड उस पर्सन में देखने को मिलते हैं तो आप कह सकते हैं कि उस पर्सन को क्या अस्थमा की कंडीशन है। तो ये थी क्या इसकी डेफिनेशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है कि व्हाट हैपन, यानी कि यदि पर्सन में क्या अस्थमा की कंडीशन हो जाती है तो इसमें क्या है, मतलब क्या होता है। तो ये जैसे मैंने लिख रखा है व्हाट हैपन क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो एयरवे होती है ना, एयरवे, उसका क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जैसे ये हमारा क्या एयरवे था, ठीक है, इस तरह से क्या था, एयरवे था। तो सबसे पहले क्या होगा, ये मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसका इन्फ्लेमेशन होगा, इसमें जो लाइनिंग वगैरह है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जो स्मूथ मसल्स हैं किसके सराउंडिंग ऑफ द ब्रोंकाई जो क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यानी कि जो ब्रोंकाई के अराउंड में, सराउंडिंग एरिया में क्या जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो क्या जो एयर को अंदर आने में और बाहर जाने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। एंड लास्ट मोमेंट में क्या होगा, उसको एक्सेस म्यूकस का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा किसमें, एयरवे में, जो क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। यानी कि जब एक्सेस अमाउंट में क्या म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, मान लीजिए ये म्यूकस का प्रोडक्शन इस एरिया में हो रहा है, अब ये धीरे धीरे इसमें इकट्ठा हो जाएगा तो ये क्या कर देगा, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, यानी कि इसको इस तरह से बंद कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सांस लेने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। तो यही कंडीशन क्या होती है, अस्थमा में होती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या इसकी एटियोलॉजी, यानी कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अस्थमा की कंडीशन होती है। तो सबसे पहले आता है क्या, एलर्जेंस। एलर्जन जैसे डस्ट हो गया, पॉलन हो गया एंड पेट डेंडर हो गए। तो ये जो एलर्जेंस है जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होते हैं, इनहेल हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उस एरिया में जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो नैरो हो जाता है। एंड नैरो होने की वजह से क्या होता है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। अगला जो कारण है वो क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें क्या हो जाना, कोई इन्फेक्शन हो जाना, कोई वायरल फीवर हो जाना, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या अस्थमा की कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर ऐसा पर्सन जो टोबैको कंज्यूम करता है एंड स्मोक करता है, या फिर ऐसा पर्सन जो एयर पॉल्यूशन वाले एरिया पे क्या करता है, काम करता है, तो उस पर्सन में भी क्या रिस्क फैक्टर है कि उस पर्सन को अस्थमा की कंडीशन हो सकती है। या फिर जो पर्सन है वो लॉन्ग टाइम तक कुछ ड्रग्स का कंजप्शन करता है, जैसे एस्पिरिन हो गया, ठीक है, नसेट्स हो गए, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर बीटा ब्लॉकर्स। यदि जो पर्सन है वो इन ड्रग्स का क्या लॉन्ग टाइम तक कंजप्शन करता रहता है बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, तो चांस है कि उस पर्सन को क्या अस्थमा की कंडीशन हो सकती है। या फिर क्या कोल्ड एयर, यानी कि ऐसा पर्सन जो ठंडे एयर, ठंडा जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है उसमें वो रह रहा है, तो चांस है कि उस पर्सन को क्या अस्थमा की कंडीशन हो सकती है। या फिर जेनेटिक, जेनेटिक से मतलब क्या है कि अस्थमा की कंडीशन पहले किसी फैमिली में किसी पर्सन को है, तो चांस है कि वो कंडीशन किसी आने वाली पीढ़ी में, यानी जो आने वाली पीढ़ी है उस पर्सन में भी हो सकती है। ये क्या जेनेटिक है। एंड स्ट्रेस, कोई पर्सन स्ट्रेस लेता है तब भी उस पर्सन को चांस है कि उस पर्सन को इस तरह कंडीशन हो सकती है। एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो ये क्या थे, इसकी एटियोलॉजी थी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलेंगे क्या इसके साइन और सिम्टम पे, कि ऐसे कौन से साइन और सिम्टम है जो अस्थमा वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन साइन है वो क्या है, व्हीजिंग साउंड, यानी कि जब पर्सन सांस लेगा तो सांस लेने के समय क्या उस पर्सन में क्या एक व्हीजिंग साउंड सुनाई देगा। व्हीजिंग मतलब कि एक सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देगी, उसको हम बोलते हैं क्या, व्हीजिंग साउंड बोलते हैं। और अगला क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो ब्रीथ पर्सन करेगा वो बहुत ही शॉर्टनेस, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में कर पाएगा, मतलब फुल अच्छी तरह से ब्रीथ नहीं कर पाएगा, उसको हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगला क्या है, चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस मतलब क्या है कि उसका जो चेस्ट है वो उसको हैवी हैवी फील होगा, ऐसा लगेगा कि किसी ने उसका जो चेस्ट है वो जकड़ लिया है, मतलब उस पर कुछ हैवी सा रख दिया है, ठीक है। अगला क्या है, कफ। कफ मतलब मोस्टली एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, यानी कि उस पेशेंट में कफिंग की कंडीशन भी देखने को मिलेगी, कफ अर्ली मॉर्निंग में एंड नाइट में। तो आप कह सकते हैं कि यदि आपको ये सिम्टम किसी पर्सन में देखने को मिलते हैं तो आप कह सकते हैं कि उस पर्सन में क्या अस्थमा की कंडीशन है। आगे हम देखते हैं क्या कुछ और सिम्टम, जैसे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि उसको सांस लेने में भी क्या डिफ़िकल्टी होगी। और एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन, यानी कि जिस पर्सन में अस्थमा की कंडीशन है उस पर्सन में क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट में म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। अगला क्या है, फटीग आफ्टर एक्सर्शन। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि फटीग आफ्टर एक्सर्शन, तो इसका मतलब क्या है कि जब पर्सन कोई छोटा मोटा भी काम करेगा ना, तो उस वह काम करने के बाद उसको क्या होगा, इतनी ज़्यादा उसको फटीग लगेगी कि उसको ऐसा लगेगा कि उसने कितना ज़्यादा काम कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या थे, इसके साइन और सिम्टम थे, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या इसके टाइप्स, कि इसके टाइप्स क्या हैं आखिर। तो अस्थमा के जो टाइप्स हैं वो पहला टाइप्स आता है उसमें क्या,
एक्सटेंसिक, या इसी को हम बोलते हैं एलर्जिक अस्थमा, या इसी को हम बोलते हैं क्या, IgE मीडिएटेड अस्थमा। तो ये जो टाइप्स होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा जो आपको अस्थमा की कंडीशन देखने को मिलेगी वो कैसे देखने को मिलेगा, आपको एलर्जिक अस्थमा कंडीशन देखने को मिलेगी। ये ट्रिगर कैसे होता है, तो ट्रिगर बाय द एलर्जेंस, यानी कि कुछ एलर्जेंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, या पेट डेंडर हो गया। तो इनकी वजह से क्या होता है, ये जो कंडीशन होती है वो ट्रिगर हो जाती है। और ये जो एलर्जिक अस्थमा की कंडीशन है ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, बिगिन इन चाइल्डहुड, यानी कि बचपन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है चाइल्डहुड कंडीशन में, एंड इन अर्ली एडल्ट, और जो पर्सन स्टार्टिंग में अर्ली एडल्ट जैसे कि 15 से 20 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें ये कंडीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो इस एलर्जिक अस्थमा जो वाली कंडीशन है, ये टाइप है, इसमें आखिर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो IgE प्रोडक्शन होता है ये बढ़ जाता है। कैसे, जो IgE एंटीबॉडी हैं वो क्या कर देती हैं, स्टिमुलेट कर देती हैं किसको, मास्ट सेल को, हमारी बॉडी में जो मास्ट सेल पाई जाती है उसको स्टिमुलेट कर देती हैं, एंड ये रिलीज करती हैं किसको, हिस्टामिन को। अब जब हिस्टामिन रिलीज हो जाता है तो हिस्टामिन क्या है, एक क्या है, इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स है। ये क्या करता है, जो ब्रोंक्यूल्स था या जो ब्रोंकाई थी उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, यानी कि उसको मान लीजिए ब्रोंकाई थी उसको कॉन्ट्रैक्ट कर, नैरो कर देता है। जब कोई चीज़ नैरो हो जाएगी तो उसमें से एयर का अंदर आना एंड एयर का बाहर जाना क्या थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो यही कंडीशन क्या होती है, एलर्जिक अस्थमा। तो ये पहला टाइप था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टाइप हम देखेंगे क्या, इंट्रिंसिक, या फिर इसको हम बोलते हैं नॉन एलर्जिक, या फिर इसको बोलते हैं नॉन IgE मीडिएटेड अस्थमा। तो इसमें क्या होता है, बिगिन लेटर एडल्ट लाइफ, यानी कि ये क्या होता है, अप्रॉक्स 30 से 35 या 40 एज के बाद ही कंडीशन क्या होती है, पर्सन में होती है। एंड ये ट्रिगर कैसे होती है, कोई पर्सन स्मोक कर रहा है, या कोई पर्सन एयर पॉल्यूशन वाले एरिया में काम कर रहा है, ठीक है, या फिर उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की कंडीशन है, या वह पर्सन क्या कोल्ड एयर वाले इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहा है, एंड या फिर उसको क्या स्ट्रेस है। तो ये जो कॉजेज हैं इनकी वजह से क्या उस पर्सन को नॉन एलर्जिक अस्थमा देखने की कंडीशन मिल सकती है। ये जो कंडीशन होती है वो इससे क्या होती है, थोड़ी कम होती है, यानी कि ये मोस्ट होती है, ये थोड़ी उससे कम होती है। अगला टाइप क्या है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। तो जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, इसमें क्या होता है कि जो एयरवे होता है वो नैरोइंग हो जाता है आफ्टर एक्सरसाइज, यानी कि जो पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका जो एयरवे होगा वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उस पर्सन को डिफिकल्टी होगी सांस लेने में। बट ये जो कंडीशन होती है वो बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलती है। अगला क्या है, ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा का मतलब क्या है कि ड्यू टू वर्क प्लेस इरिटेंट, यानी कि कोई पर्सन जहाँ पर वर्क काम करता है तो उस प्लेस पे क्या कुछ इरिटेंट्स होंगे जिनकी वजह से उस पर्सन को अस्थमा की कंडीशन होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल अस्थमा बोलते हैं। लाइक जैसे केमिकल फ्यूम्स, कुछ केमिकल फ्यूम्स हैं जो पर्सन क्या करेगा, उनको इनहेल कर लेगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होगा, नैरो हो जाएगा, एंड नैरो हो जाएगा तो क्या होगा, उसको सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। या फिर डस्ट हो गया, या फिर इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये कुछ केमिकल्स इसकी बॉडी में चले जाएंगे एंड एयरवे को क्या कर देंगे, नैरो कर देंगे, जिसकी वजह से सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। तो ये क्या थे, इसके कुछ टाइप्स थे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे क्या, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, कि आप कैसे पता करेंगे कि उस पर्सन में क्या अस्थमा की कंडीशन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे कि उस पर्सन में कैसे एपिसोड्स आ रहे हैं, ठीक है, उसकी कफिंग कंडीशन कैसी है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग हो रहा है या डे टाइम हो रहा है या नाइट में हो रहा है, ठीक है, एंड उसकी वीजिंग साउंड कैसा है उसका, ठीक है, ये सब चीज़ें आप पता करेंगे अच्छे से। या फिर उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, ठीक है, या फिर उसकी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, ये चीज़ आप अच्छे से कलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद जो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट टेस्ट है किसको, अस्थमा को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो क्या है, स्पायरोमेट्री टेस्ट है। स्पायरोमेट्री टेस्ट क्या होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस तरह की इमेज कंडीशन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, दो चीज़ें चेक करते हैं, एक FEV1 एंड FVC। FEV1 का मतलब क्या है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, यानी कि जब पर्सन डीप सांस लेने के बाद, डीप इनहेल करने के बाद जब उसको एक्सेल करता है, तो एक्सेल करने पे क्या होता है, जो पहले 1 सेकेंड में जो एयर होती है उसका वॉल्यूम हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। एंड FVC क्या होता है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, यानी कि डीप इनहेल करने के बाद जब पर्सन अपनी फुल कैपेसिटी से क्या करता है, जो एयर है उसको एक्सेल करता है, ठीक है। जब एक्सेल करता है तो जो कैपेसिटी होती है उसकी एक्सेल करने की, वो चीज़ हम चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, जब पर्सन क्या नॉर्मल कंडीशन है, यानी जब नॉर्मल कंडीशन तो उसका क्या होगा, जो एयरवे होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है।
तो जब एयरवे नॉर्मल है तो पर्सन क्या करेगा, जब एक्सेल करेगा तो जो एयर होगी वो नॉर्मल अमाउंट में बाहर निकलेगी। बट यदि क्या हुआ, पर्सन को एस्थमा की कंडीशन हो गई तो उसका जो एयरवे वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो जब पर्सन एक्सेल करेगा तो जो अमाउंट जितना निकलना चाहिए उतना अमाउंट से कम निकलेगा। तो इस टेस्ट में हम यही टेस्ट करते हैं कि जो अमाउंट है वो उसमें कम निकलेगा। जब कम निकलेगा ये इनका रेशियो, तो हम कह सकते हैं कि उस पर्सन में क्या अस्थमा की कंडीशन है, यानी कि उसका जो एयरवे है वो नैरो हो चुका है। अगला क्या है, पीक फ्लो टेस्ट। तो पीक फ्लो टेस्ट में भी हम क्या करते हैं, इसी तरह से कोई पर्सन है वो डीप एक्सेल करता है, ठीक है, जब डीप इनहेल कर लेता है उसके बाद एक्सेल करता है तो एक पैरामीटर्स होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या करते हैं, कुछ रीडिंग्स होती हैं, तो वो रीडिंग्स क्या करते हैं हम फाइंड आउट करते हैं और उसके द्वारा पता करते हैं कि उस पर्सन को क्या अस्थमा की कंडीशन है या नहीं है। अगला क्या है, एलर्जी टेस्ट। आप उसका एलर्जी टेस्ट करेंगे कि उसमें कोई एलर्जी कंडीशन तो नहीं है, एंड उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, सीबीसी वगैरह चेक करेंगे आप उसके अच्छे से, एंड चेस्ट एक्सरे करेंगे उसका, जानने के लिए कि उसकी लंग्स की कंडीशन आखिर कैसी है। और यदि पेशेंट क्या सीवियर कंडीशन में, यानी कि उसको अस्थमा की सीवियर कंडीशन है, तब क्या करेंगे आप उसका एवीजी टेस्ट कर सकते हैं, एट्री ब्लड गैसेस, जिससे आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि उस पर्सन में क्या अस्थमा की कंडीशन है या नहीं है। तो ये क्या थी इसकी डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलेंगे क्या इसके मैनेजमेंट पे, कि जब पर्सन को ये कंडीशन हो गई, हमने फाइंड आउट कर लिया कि उस पर्सन को क्या अस्थमा की कंडीशन है, तो हम क्या उसको मैनेज करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, टू ट्रीट बाय द मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन के द्वारा जब पर्सन को आप ट्रीट करते हैं उसकी कंडीशन को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट बोलते हैं। उसमें सबसे पहले क्या आता है, रिलीवर्स आते हैं। रिलीवर्स मतलब जो क्विक रिलीव करते हैं उस पेशेंट को अस्थमा की कंडीशन से। इसमें क्या होता है, कुछ ड्रग्स आते हैं जैसे साल्बुटामोल हो गया एंड लीवोसाल्बुटामोल हो गया। ये जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करते हैं, उस पर्सन को क्विकली रिलीव करते हैं अस्थमा की कंडीशन से। एंड अगला क्या आते हैं, कंट्रोलर्स में मतलब से आते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसमें कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे बुडिसोनाइड्स हो गया एंड वैक्लोमेथासोन हो गया। ये ड्रग्स क्या करते हैं, उस पर्सन को जो अस्थमा की कंडीशन है उसको कंट्रोल करते हैं। एंड अगला ड्रग क्या है, मोंटिलोकास्ट। और इसमें एक ड्रग और आता है, इसमें बोलते हैं हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। इसमें कौन से ड्रग आते हैं, साल्मीटेरॉल एंड फॉर्मोटेरॉल। ये जो ड्रग्स है ये क्या करते हैं, उस पर्सन की अस्थमा की कंडीशन को कंट्रोल करने में काम करते हैं। यदि जब पर्सन को क्या अस्थमा की कंडीशन सीवियर केस में हो जाए, तब उसको क्या देंगे आप, सिस्टमैटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। उसमें कौन से ड्रग आते हैं, एग्जाम्पल प्रेडनिसोलन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलन। ये जो ड्रग्स हैं उस पर्सन को आप जब देंगे जब पर्सन में क्या अस्थमा की कंडीशन सीवियर हो जाती है। तो ये क्या थे इसके मेडिकल ट्रीटमेंट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे क्या इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जरी इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, यानी कि जिस पर्सन में अस्थमा की कंडीशन है उसके लिए कोई जो सर्जरी ट्रीटमेंट है वो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं माना जाता, यानी कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक सर्जरी नहीं है। मेनली क्या होता है कि जिस पर्सन में अस्थमा की कंडीशन है उसको ट्रीट मेनली मेडिसिन से ही किया जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्या नर्सिंग मैनेजमेंट, कि एज अ नर्स हमारा क्या रोल है, कि हम पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम असेस रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ, पैटर्न एंड ब्रीथ साउंड और पल्स ऑक्सीमीटर, यानी कि हम पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट कैसा है वो चेक करेंगे, उसकी डेप्थ कैसी है एंड उसका पैटर्न कैसा है, ये क्या करेंगे हम चेक करेंगे अच्छे से। एंड अगला क्या है पोजीशन, हम पेशेंट को क्या एक अच्छी पोजीशन देंगे जिसमें क्या पेशेंट अच्छे से सांस ले सके, जिसको हम बोलते हैं क्या हाई फाउलर पोजीशन। तो हाई फाउलर पोजीशन क्या होती है, इस तरह से क्या करते हैं हम पेशेंट के पैर को इस तरह नीचे रखते हैं और उसकी जो बैक होती है उसको इस तरह से हम टेक देते हैं कितने 90 डिग्री के एंगल पे, जिससे पेशेंट को क्या होता है थोड़ी सांस लेने में राहत मिलती है। एंड अगला क्या है गिव मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, और जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है वो क्या करेंगे आप पेशेंट को प्रदान करेंगे, मतलब उसको एडमिनिस्टर करेंगे। एंड अगला क्या है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड, और जो ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब है जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब्ड है पर्सन को जो पेशेंट है उसको आप करेंगे एडमिनिस्टर करेंगे। एंड अगला क्या है आइडेंटिफाई एंड अवॉइड ट्रिगर्स, और जो भी ट्रिगर्स थे जो भी एलर्जन थे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसको अवॉइड करेंगे उस जगह से। अगला क्या करेंगे आप इनकरेज फ्लूइड इनटेक एंड बैलेंस डाइट, पेशेंट को क्या करेंगे आप इनकरेज करेंगे कि पेशेंट फ्लूइड का इनटेक करे और बैलेंस डाइट को कंज्यूम करे ताकि उसका जो डिहाइड्रेशन कंडीशन है वो उसको ना हो, ठीक है, एंड प्रॉपर अमाउंट में उसको न्यूट्रिशन भी मिले। एंड अगला क्या टीच ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती हैं जिसको आप करेंगे पेशेंट को टीच करेंगे, जैसे डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग,
जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को थोड़ी सांस लेने में जो डिफ़िकल्टी हो रही थी उसमें थोड़ा राहत मिलेगी उस पेशेंट को, ठीक है। एंड लास्ट वन क्या है, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रिड्यूस एंजाइटी। जिस पेशेंट को अस्थमा की कंडीशन होती है उसमें क्या हो जाता है, जो पेशेंट होता है वो थोड़ा साइकोलॉजिकली थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है मतलब, तो आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा इमोशनली सपोर्ट करेंगे ताकि पेशेंट थोड़ा उस चीज़ से रिकवर करे जल्दी, एंड उसकी एंजाइटी को करेंगे रिड्यूस करेंगे। और अगला क्या है, गिव एडवाइस डोंट स्मोक। आप उस पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो जो पेशेंट है वो स्मोक ना करे, ठीक है। तो ये क्या थी इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। एंड गाइस, आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करें ताकि मैं और थोड़ा मोटिवेट होकर आपको वीडियो को बनाऊं एंड आपको इसी तरह जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करता रहूं। थैंक यू।